नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में बॉर्डर क्लैश शुरू हो गया है, जिसके बाद इन दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे पे ब्लेम करना शुरू किया है कि हम लोग केवल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पहले जो शुरुआत है वो सामने से की गई है। इन दोनों कंट्रीज के बीच में ये जो बॉर्डर क्लैश है ये कोई नई बात नहीं है। कुछ ना कुछ इन दोनों कंट्रीज के बीच में हमेशा लगा रहता है, चाहे वो छोटे मोटे क्लैश हो या बैटल्स हो, यहाँ तक कि वॉर भी हुआ है। लास्ट बार 2020 में एक लार्ज स्केल का वॉर हुआ था इन दोनों कंट्रीज में, जिसमें कई डाटाज ऐसा कहते हैं कि 600 लोगों की डेथ भी हो गई थी और इससे कई ज्यादा लोग इससे अफेक्टेड हुए थे। इसके अलावा इस वॉर में अजरबैजान ने बहुत बड़ा हिस्सा भी कब्जा लिया था आर्मेनिया का, जो कि वॉर के बाद से उसी के पास है। बहुत सी कंट्री जैसे कि यूरोपियन यूनियन, यूएसए और फ्रांस ने अजरबैजान को पीछे हटने को कहा उस एरिया से, लेकिन अजरबैजान अभी भी अपना कंट्रोल उस एरिया में बनाए हुआ है। 2020 के बाद का जो टाइम है, यानी 2021 और 22 का, इस पूरे टाइम को हम लोग कहते हैं अजरबैजान आर्मेनिया क्राइसिस। इस टाइम पे छोटे मोटे क्लैशेस, बैटल्स और वायलेंस आम हो गए थे इनके बॉर्डर पे। ऐसा ही एक क्लैशेस अभी दोबारा शुरू हुआ है। कई कंट्रीज और खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको डर है कि ये क्लैशेस अगर ज्यादा दिन तक चला तो ऐसा ना हो कि एक वॉर बन जाए। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबल इकोनॉमी पे और वर्ल्ड पे। इसलिए एक और वॉर को झेल पाना वर्ल्ड के लिए इस समय पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन सारी कंट्रीज ने पीस मेंटेन करने को बोला है और अपने अपने स्टेटमेंट दिए है। किसी ने एक साइड को ब्लेम किया है तो किसी ने दूसरे साइड को ब्लेम किया है। इंडिया ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है उसमें कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि जो अग्रेसर है वो तुरंत हॉस्टिलिटी को खत्म करे। तो इंडिया ने बिना किसी को ब्लेम किए हुए एक न्यूट्रल स्टैंस बना के रखा, जिसके कुछ रीजंस हैं जो मैं बताऊंगा आपको। सबसे बड़ी चीज इस क्लैश में देखने को मिली कि रशिया ने ये जो क्लैश था इसके शुरू होने के कुछ टाइम बाद कहा था कि हम लोग ने सीज फायर एग्रीमेंट करा दिया है दोनों कंट्रीज के बीच में, लेकिन उसके बाद भी ये जो क्लैशेस हैं ये रुके नहीं और जो वायलेंस है वो बढ़ता रहा। और इसकी वजह से रशिया की कैपेबिलिटी पे भी सवाल उठाया जा रहा है। और भी हाल में ऐसे इवेंट हुए हैं जिसकी वजह से रशिया पे सवाल उठ रहे हैं वो इस रीजन में पीस मेंटेन करने में कैपेबल है या नहीं है, जिस चीज को रशिया भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सीरियस ले रहा है। बाकी यूरोप के अपने फियर्स हैं इस क्लैश को लेके, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करें कमेंट में, और इसका जो राइट आंसर है वो आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। तो एंड तक बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही कॉकेशियस कंट्री हैं। आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवन, ऑफिशियल लैंग्वेज है आर्मेनियन, एरिया है टोटल 29,743 किलोमीटर का, और आर्मेनिया की जो पॉपुलेशन है वो है 29 लाख की। यहाँ पर 97% लोग क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं और बाकी जो दूसरा बड़ा रिलीजन है वो है यजीदियन, 0.8% जिसके फॉलोवर है। ऐसी जो अजरबैजान कंट्री है उसकी कैपिटल है बाकू और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है अजरबैजानियन। यहाँ 97% लोग इस्लाम और बाकी 2 से 3% लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। इनका जो एरिया है वो है 86,600 किलोमीटर स्क्वायर का, और पॉपुलेशन यहाँ की है 1 करोड़ से ज्यादा की। दोनों में क्लैश शुरू हुआ था 12 सितंबर को इनके बॉर्डर एरिया में, जिसमें रशिया कह रहा है कि हम लोग ने पीस एग्रीमेंट करा दिया है, लेकिन वर्ल्ड कह रहा है कि ऐसा देखने में नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके बाद भी जो क्लैश है और वायलेंस है इन दोनों कंट्रीज में वो रुके नहीं है। और दोनों कंट्रीज का कह रहा है रशिया के सीज फायर एग्रीमेंट कराने के तुरंत बाद ही सामने वाली कंट्रीज ने इसको वायलेट कर दिया था। तो दोनों कंट्री एक दूसरे पे ब्लेम कर रही हैं और अपने आप को विक्टिम बता रही हैं। इन दोनों कंट्रीज में जो डिस्प्यूट है वो नागोर्नो काराबाख रीजन को लेके है, और ये डिस्प्यूट 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। 19th सेंचुरी में जब रशियन एम्पायर हुआ करता था तो ये पूरा रीजन उसके अंदर आता था, लेकिन 1918 में रशियन रिवॉल्यूशन होता है, जिसके बाद तजार का फॉल हो जाता है और कॉकेशियस रीजन में 2 डिफरेंट इथनिक कम्युनिटी के लोग अपने लिए अलग अलग कंट्री बनाते हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान। और इसी टाइम से नागोर्नो काराबाख रीजन को लेके इन दोनों में स्ट्रगल शुरू हो जाता। इस एरिया में जो लोग रहते थे वो इथनिक आर्मेनियन थे, लेकिन अजरबैजान भी इस एरिया में अपना क्लेम जताता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ ही साल बाद सोवियत यूनियन का एस्टेब्लिशमेंट होता है और फिर ये एरिया दोबारा यूएसएसआर के अंदर चला जाता है। यूएसएसआर के अंदर ये दोनों कंट्रीज 2 अलग अलग रिपब्लिक की तरह होते हैं, और जो नागोर्नो काराबाख वाला एरिया होता है इसको सेमी ऑटोनॉमस एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन जो इसकी टेरिटरी है वो अजरबैजान के अंदर ही रखा जाता है। लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो चाहते थे आर्मेनिया में मिलना।
यूएसएसआर के अंदर आने की वजह से इस एरिया में थोड़े टाइम के लिए थोड़ी शांति देखने को मिलती है, लेकिन 1980s के बाद यूएसएसआर भी वीक होने लगता है और 1985 में ग्लासनोस्ट की जो पॉलिसी थी उसमें यूएसएसआर डिसाइड करता है कि जो रिपब्लिक्स हैं उनको थोड़ी और पॉलिटिकल फ्रीडम दी जाएगी। तो होता क्या है कि जैसे जैसे सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती है ये इस एरिया में दोबारा क्लैशेस बढ़ना शुरू हो जाता है। 1988 में नगोर्नो काराबाख एरिया में रेफरेंडम कराया जाता है अजरबैजान को छोड़ने के लिए और आर्मेनिया के साथ यूनाइट होने के लिए, जिसमें ये लोग आर्मेनिया के फेवर में वोट करते हैं और इसके बाद इस एरिया में लोग अपना मार्च भी निकालते हैं इसी चीज को अप्लाई करने के लिए। लेकिन इसी के ठीक बाद दोबारा इस एरिया में वायलेंस शुरू होता है। फिर इसके बाद 1991 में यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों कंट्रीज अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देती हैं। 1991 में इसी रीजन के लिए इन दोनों कंट्रीज में वॉर भी होती है, जिस वॉर को आर्मेनिया जीत लेता है और 1994 में फिर रशिया के मीडिएशन से इन दोनों कंट्रीज में सीज फायर एग्रीमेंट साइन होता है। इसके बाद इस रीजन में पीस मेंटेन रखने के लिए एक ग्रुप भी क्रिएट किया जाता है जिसका नाम रखा जाता है मिन्स्क ग्रुप। रशिया के अलावा इस ग्रुप में होता है यूएसए और फ्रांस। फिर काफी टाइम तक अजरबैजान शांत हो जाता है और धीरे धीरे अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना शुरू करता है और इसलिए हम लोग देखते हैं कि काफी टाइम तक इस एरिया में कोई लार्ज स्केल वायलेंस नहीं हुआ था। फिर 2016 में फिर से एक कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों कंट्री के बीच, जो कि सिर्फ 4 दिन में खत्म हो जाता है। इसको 4 डेज वॉर भी कहा जाता है। इतना मिलिट्री बिल्डअप के बाद भी अजरबैजान को कुछ खास हासिल नहीं होता है 2016 के वॉर में। लेकिन उसके बाद टर्की जो है अपने आप को और असर्टिव बनाता है और इनको फुल्ली सपोर्ट करना शुरू करता है और फिर यहाँ से इक्वेशन चेंज होना शुरू होती है इस एरिया में। इसके बाद 2020 में इन लोग के बीच में एक लार्ज स्केल वॉर छिड़ती है जिसमें अजरबैजान एक तरफा जीत हासिल कर लेता है। इसके बाद आर्मेनिया के कई पार्ट पे कब्जा कर लेता है। उसके बाद से छोटे मोटे क्लैशेस, सीज फायर वायलेशन बहुत आम बात है इस एरिया के लिए। टर्की जो अजरबैजान को सपोर्ट करता है उसका मेन कारण है कि ये दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं ये सेम इथनिसिटी से बिलोंग करते हैं। दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं इस्लाम रिलीजन से बिलोंग करते हैं। लेकिन रशिया जो है उसका अलायंस है आर्मेनिया के साथ। CSTO के बारे में आपने सुना होगा। ये बेसिकली नाटो की तरह ही है। इसमें भी ये कहा गया है कि किसी एक पे हमला मतलब हम सब पे हमले के जैसा है। CSTO का फुल फॉर्म है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान आती हैं। लेकिन इसके बाद भी 2020 का जो वॉर था इन दोनों कंट्रीज में उसमें रशिया हेल्प नहीं करता है आर्मेनिया की। दूसरा, इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो क्लैश है इसकी टाइमिंग आप लोग देखिए। रशिया इस समय बिजी है यूक्रेन से जो वॉर चल रही है उसमें। कई लोगों का ऐसा मानना है कि यूक्रेन खारावीव काउंटर ऑफेंसिव का जो रिजल्ट था वो रशियन मिलिट्री या फिर रशिया के लिए एक सेटबैक था। तो इन सब से एक डाउट क्रिएट होता है रशिया की जो पावर है या फिर जो उसका इन्फ्लुएंस है इस एरिया में उसके ऊपर। इस चीज को ऐसा देखा जा सकता है कि रशिया अब उतना पावरफुल नहीं है या उतना कैपेबल नहीं है कि इस एरिया में पीस मेंटेन करके रखे या फिर स्टेबिलिटी बना के रखे। और रशिया के साथ जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट है या फिर अलायंसेज हैं ये उतने रिलायबल नहीं है। दूसरा, हम लोग ने देखा कि कैसा रशिया ने कहा कि हम लोग ने सीज फायर एग्रीमेंट करा दिया इन दोनों कंट्रीज के बीच में, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद दोबारा वायलेंस शुरू हो जाता है। तो ये सारे जो डेवलपमेंट है ये कहीं ना कहीं रशिया को वीक दिखाते हैं और इस पे काफी सवाल खड़े करते हैं। हालांकि हाल में ही पुतिन ने ये स्टेटमेंट में कहा है कि रशिया ने यूक्रेन में जो किया है वो तो केवल शुरुआत है, लेकिन उसके बाद भी ये सारी डेवलपमेंट को बहुत से लोग देख रहे हैं रशिया की वीकनेस की तरह। प्लस यूरोप को डर है कि ये जो क्लैशेस हैं कहीं ऐसा ना हो ये धीरे धीरे बढ़ के एक वॉर का रूप ले लें। इससे होगा क्या कि एक वॉर ऑलरेडी चल रहा है जिसकी वजह से वर्ल्ड पे बहुत नेगेटिव असर पड़ा है और इसी टाइम पे दूसरा वॉर शुरू हो जाने की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है पूरे वर्ल्ड का। प्लस यूरोप का प्लान था कि रशिया से जो एनर्जी इंपोर्ट में उसको दिक्कत आ रही है इस वॉर की वजह से उसको वो डाइवर्ट करे अजरबैजान की ओर। लेकिन ऐसे में अगर इस एरिया में भी वॉर शुरू होता है तो इसका असर पड़ेगा उनके इस फ्यूचर प्लानिंग पे भी। इसीलिए सारे कंट्रीज ने अपने अपने तरीके से इस पे रिस्पॉन्स किया है, अपने स्टेटमेंट दिया है। यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि दोनों कंट्रीज को तुरंत अपनी हॉस्टिलिटी खत्म करनी चाहिए और पीस मेंटेन करना चाहिए। इनने अजरबैजान की प्रेसिडेंट से भी कॉल पे बात की है और टर्की ने तो इस केस में पूरा ब्लेम डाल दिया आर्मेनिया के ऊपर कि आर्मेनिया जो बार बार प्रोवोक कर रहा है अजरबैजान को वो गलत कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्रांस ने इस मुद्दे को उठाया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और चेयर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट डेलीगेशन फॉर रिलेशन विद साउथ कॉकेशियस ने कहा है
कि मिलिट्री अटैक अजरबैजान का रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया पे गलत है और अजरबैजान को इसे तुरंत रोकने को कहा है। इंडिया ने, जैसा कि मैंने बताया, बहुत न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन करके रखा है और इसका भी एक रीजन है। इन दोनों कंट्रीज के साथ इंडिया के जो रिलेशन है वो ठीक ठाक है। हालांकि आर्मेनिया से रिलेशन थोड़े अच्छे हैं और ट्रीटी भी है आर्मेनिया के साथ, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया अजरबैजान को कोई भी हथियार नहीं बेचेगा। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि जब भी कश्मीर का मुद्दा उठता है तो आर्मेनिया हमेशा इंडिया की साइड लेता है, जो अजरबैजान है वो हमेशा पाकिस्तान की साइड लेता है। लेकिन उसके बाद भी इंडिया ने साइड नहीं लिया आर्मेनिया का। उसका एक रीजन भी है। सबसे पहले इंडिया की तो कॉकेशियस रीजन के लिए कोई स्पेशल पॉलिसी नहीं है, जैसे इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है, वैसे ही कॉकेशियस रीजन के लिए इंडिया की कोई सेपरेट पॉलिसी नहीं है। दूसरा, अगर इंडिया साइड लेता है आर्मेनिया की और ये कहता है कि नगार्नो काराबाख रीजन में, क्योंकि वहां के लोग ये चाहते हैं कि वो आर्मेनिया का पार्ट हो, इसलिए आर्मेनिया का पार्ट बना देना चाहिए उसको, तो उसके बाद फिर इंडिया पे सवाल उठेगा कि ठीक है, ये चीज आप कश्मीर में लागू करो अगर आप ऐसा मानते हो तो। हालांकि कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादातर वहां के लोग सेपरेटिस्ट नहीं है। कुछ रीजन के बहुत सी कम ही लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं इंडिया से अलग होना या फिर इंडिपेंडेंट होना। लेकिन इसमें पाकिस्तान अपना नैरेटिव चलाता है, वर्ल्ड में इस चीज को ऐसे पेश करता है कि पूरा जो कश्मीर है वहां के लोग चाहते हैं इंडिया से अलग होना। तो इस चीज पे हो सकता है कल को इंडिया पे भी सवाल उठे कि आप जो चाहते थे आर्मेनिया पे, अब वो आप अपने यहाँ भी लागू करो। इसके अलावा INSTC के बारे में भी आपने सुना होगा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसमें अजरबैजान भी एक पार्ट है। INSTC एक तरह से शिप, रेल और रोड का नेटवर्क है जो इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया और सेंट्रल एशिया और यूरोप इन सबको कनेक्ट करेगा और इस चीज का पार्ट अजरबैजान भी है। इसके अलावा फ्यूचर में जो अजरबैजान के एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट और कॉर्पोरेशन के अपॉर्चुनिटीज खंगाले जा रहे हैं दोनों कंट्रीज में। तो अजरबैजान से भी हम लोग का जो कॉर्पोरेशन है वो कम नहीं है। इसी सब रीजन के चलते जो इंडिया है उसने आर्मेनिया को खुल के सपोर्ट नहीं किया है। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको ये भी बताऊं कि जो पाकिस्तान है वो आर्मेनिया को कंट्री ही नहीं मानता है। जैसे पाकिस्तान इजराइल को कंट्री नहीं मानता, वैसे आर्मेनिया को भी कहता है कि ये कोई कंट्री नहीं है। तो ये था गाइस पूरा वीडियो। हम लोग होप करेंगे कि ये जो क्लैशेस हैं ये जितनी जल्दी हो ये शांत हो जाए और पीस जो है वो वापस रिस्टोर हो सके। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो हम लोग का क्वेश्चन है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिसके लिए कैस्पियन सी बाउंड्री नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C 1, 2 एंड 4। बाकी खत्म करते गाइस इस वीडियो को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।